हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। हम लोगों ने 12th क्लास के वीडियोस में अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज, चार्ज, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यही पढ़ना है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जब हम किसी बॉडी पर चार्ज देते हैं तो चार्ज किसी पॉइंट पर जाकर इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, कलेक्ट नहीं हो जाते हैं। हम किसी भी बॉडी पर जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जाकर उसके एरिया में या उसके वॉल्यूम में या उसके लेंथ में स्प्रेड हो जाते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस तरीके का होता है वो हम देखने जा रहे हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बहुत इजी है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब हम चार्ज को किसी लाइन में, लाइन का मतलब क्या है? किसी लाइन का इन द सेंस क्या है? जैसे कोई अगर एक वायर है, सपोज ये एक वायर है और इस पर आपने चार्ज दे दिया, ये इस तरीके से आपने क्या दे दिया? इस पर चार्ज दे दिया। तो जब आप इसको चार्ज दे देंगे तो इस पर जो भी चार्ज है वो कहां जाएगा? इसकी लेंथ में जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक लाइन में है ना ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो चार्ज है, अगर हम देखें कि चार्ज एक यूनिट लेंथ ले लें, ये हम छोटी लेंथ ले लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या हो जाएगी ये? डेंसिटी। और ये कौन सी डेंसिटी होगी? इसमें चार्ज है तो इसलिए चार्ज डेंसिटी, और ये लेंथ में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या समझ में आया? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, चार्ज जब किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आइए इसको लिख लेते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ is called linear charge density। उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। एंड लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एन। कैपिटल एल से भी लिखा जाता है और बहुत से उसमें स्मॉल एल से भी लिखा जाता है। जो भी आपकी इच्छा हो आप यूज कर सकते हैं, पर इसको याद रखिएगा, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। अच्छा ये लैम्डा है, बहुत से लोग लैम्डा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, बट दिस इज व्हाट लैम्डा। ठीक है, बी वैसे साइलेंट हो जाता है बोलते समय, जल्दी में लैम्डा चलता है। ओके, क्या अब इसका यूज कैसे और किस तरीके से यूज? जैसे आप सपोज करिए कि ये आपकी वायर है जिसमें आपने दे दिया है चार्ज। अब एक जगह पर यहां पर क्या है? एक दूसरा चार्ज है, सपोज दिस इज क्यू नॉट। क्या है? क्यू नॉट। और हम चाहते हैं इस वायर और इस चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैलकुलेट करना। एंड सपोज दिस इज एट स्मॉल आर डिस्टेंस। ठीक है, ये इस dl से कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो कितना फोर्स ये लगा रहा होगा? और हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू, अच्छा ये छोटी सी लेंथ है तो यहां पर हम सपोज करते हैं कितना चार्ज होगा? dq। और dq चार्ज यानी कि dq और q नॉट के बीच में कितना फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो फोर्स हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? छोटा। सो dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या है? dq, एक चार्ज, और दूसरा क्या है? q नॉट, एंड डिस्टेंस इज व्हाट? r स्क्वायर। ये आ गया। पर यहीं पर क्वेश्चन हो कि पूरी वायर और q नॉट के बीच में कितना होगा? तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर टू लेंथ, पूरी लेंथ, और ये dF, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, एंड dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। ये आ गया फोर्स dq
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इस dq को आप चेंज कर सकते, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंटीग्रेशन तो L पे है, यहाँ पर तो L का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो हम dq को चेंज कर लेंगे। dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl, तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर टू लेंथ एंड dq इज इक्वल टू लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। आप स्मॉल l भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल L भी, ठीक है। ये आ गया फोर्स, ठीक है। अब सपोज, अच्छा क्यू नॉट में नहीं होगा, ये हो गया आपका क्यू नॉट। अब आपको सपोज फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तब अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और फोर्स ये रहा अपॉन Q नॉट, Q नॉट Q नॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर टू लेंथ लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आ गया फोर्स। तो आई होप कि अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं। ये तो हो गया भैया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए चार्ज आपको मिला और आपने क्या किया, एक सीट थी, एक कंडक्टिंग सीट थी और उसमें आपने चार्ज दे दिया, तो चार्ज कहां स्प्रेड हो जाएंगे, वो सीट पर, और सीट के कहां पर होंगे, ऊपर सरफेस पर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और उस पर जो चार्ज होता है वो कहां होते हैं, सरफेस पे होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। तो कोई अगर आपके पास एक शीट है, कंडक्टिंग शीट है, उस पर जब आप चार्ज देते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो जो चार्ज होते हैं वो उसके सरफेस पर जाते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताया कि कोई कंडक्टिंग शीट है, उस पर चार्ज दिया, तो चार्ज कहां चले जाएंगे, उसके सरफेस पर, और जब उसके सरफेस पर चले जाएंगे, तो जैसे सपोज एक शीट है आपके पास, ये एक शीट है, इस पर आपने क्या दे दिया, चार्ज, इस तरीके से आपने चार्ज दे दिया। तो हम ये एक छोटा सा dA ले लेते हैं या ds ले लेते हैं। ds क्या होगा, ds बोल सकते हैं या dA बोल सकते हैं। s मतलब सरफेस एरिया, a मतलब सिंपल एरिया। तो यहां से अगर हमारे पास एक चार्ज है q नॉट, तो हम क्या चाहते हैं, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अब आपको पता चल गया होगा क्या, जैसे अभी जस्ट हमने क्या किया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम छोटे वाले की वजह से निकाल रहे हैं, केवल इतने एरिया की वजह से निकाल रहे हैं, तो फोर्स भी बहुत छोटा होगा। ये कितना होगा, dF होगा, एंड dF इज इक्वल टू कितना, S या A, जो भी आप लिखो। और यहां पर फॉर्मूला, यहां पर क्या आ जाएगा, सपोज दिस एरिया कंटेन dq चार्ज, देन dq इंटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर। आया। अब यहां पर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर df लिखे हैं, इसको इंटीग्रेशन करनी है, गलती हो जाती है भाई, इंसान है, क्या करें, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन और dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो dq की जगह पे हम क्या कर दें, अच्छा सिग्मा, इसको किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dA या dq अपॉन ds, ये होता है। तो क्या है यहाँ पर, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको सिग्मा से लिखते हैं, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा ds या dA अपॉन, अच्छा q नॉट r स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर ds है, ये तीनों कांस्टेंट बाहर ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, ये आ गया फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू F अपॉन q नॉट, फिर से वही फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, S कितना, सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। आ गया, ये आ गया, सिंपल सा है, आ रहा है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अब मान लीजिए चार्ज जो है वो किसी 3 डायमेंशनल फिगर में है, किसी 3 डायमेंशनल फिगर में है या बॉडी में है या किसी के वॉल्यूम में
डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख जाते हैं डेफिनेशन, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume चार्ज डेंसिटी। आया क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू, अच्छा इसके लिए ये होती है स्पेलिंग RHO, रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। और अगर आपको इसी तरीके से फॉर्मूला लिखना है इसका भी, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका कहां पे इंटीग्रेशन होगा? ओवर टू वॉल्यूम, और यहां क्या लिख देंगे? सिग्मा की जगह पे रो dv q नॉट अपॉन r स्क्वायर। फोर्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration over to volume and rho dV upon r square। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब आपको यूनिट तो नहीं ढूंढनी है ना, नहीं तो सोचो यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब, यहां पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, वहां पर कूलम पर मीटर। तो ये तो हो गया बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी एक रिंग है हमारे पास। क्या है? एक रिंग है, और उस रिंग की एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। थोड़ा सा टिपिकल केस है, पर देखते हैं, बहुत इजीली आ जाएगा आपको। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। हमारे पास क्या है? एक रिंग है। सपोज करिए ये रिंग है, दिख रहा है, ये पकड़े हुए हैं, ये रिंग है और ये रिंग की एक्सिस। समझ में आ रहा है? ये रिंग और ये रिंग की एक्सिस, जो उसके सेंटर से होके जाए वो एक्सिस हो गई, और इसी एक्सिस पे एक पॉइंट है P जो कि कुछ डिस्टेंस पे है, सपोज x डिस्टेंस पे है, और वहां उस x डिस्टेंस पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब आपके दिमाग में और अरे सर क्या फाइंड आउट करना है? काहे का एक्सप्रेशन, इतना मत परेशान है, सीधे लगाइए E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। अरे बेटा, लेकिन अगर ये लग जाता तो फिर काम ना हो जाता है? नहीं लग पाएगा ये। क्यों? क्योंकि वहां पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट के लिए, अगर हमारे पास जो रिंग है हमने उस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो चार्ज क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और वहां पर हमको कैलकुलेट करना कि ये रहा चार्ज, और ये देखिए ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक लेंथ एलिमेंट का दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। अब हम देखते हैं कि कैसे ये चीजें होंगी। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, है ना? फिगर बहुत जरूरी है, मेंटेन होना चाहिए। ये रहा आपका रिंग, जेंडर इसका फीमेल है, रिंग, ये रही आपकी रिंग, ये रिंग रही, और सपोज इसका रेडियस कितना है? स्मॉल a, एंड दिस इज द एक्सिस। ये रहा इसका एक्सियल लाइन है, एक्सिस है, ये पॉइंट है P, और इसी पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल E फाइंड आउट करना चाहते हैं। दो तीन जगह जो है ये, यहां पर हम मान लेते हैं क्या है? ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है dl। क्या है? लेंथ एलिमेंट है dl, एंड सपोज इस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? स्मॉल q।
तो पहले कुछ सपोज कर लेते हैं और ये मान लेते हैं सेंटर इसका O है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x। ये इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। चलिए dl पर चार्ज कितना है dq, कितना चार्ज है dq, तो dq, तो ये जो चार्ज होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये रहा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, लाइन फोर्स है यानी सीधा फोर्स लगाएगा, तो डी इधर है तो ये फोर्स लगा दिया ऐसे। अच्छा ये dq है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा और हम उसको क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छा टेढ़ा बन गया, क्या काफी टेढ़ा हो गया, इसको सीधा रख लेते हैं। अब तो सीधा लग रहा है ये, तो ये रहा आपका पॉइंट P। ओके ये रहा और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड DE1। इस DQ की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया DE1 आया और ये इसकी एक्सियल लाइन और आगे जाएगी। सपोज ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना थीटा एंगल। अब ये DE1 तो इसके दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर DE1 sin थीटा और इधर क्या हो जाएगा DE1 cos थीटा। चलिए ठीक समझ में आया। दूसरा सपोज उसी के जस्ट अपोजिट हमने एक फिर से छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, सेम लेंथ dl का और उसमें चार्ज भी सेम है dq है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगा वो ये गया और हमने इसको कहा कि ये कितना है DE2, तो ये भी इधर से कितना एंगल बनाता है थीटा, तो इधर से ये भी कितना बनाएगा थीटा और DE2 का ये हो गया तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट DE2 sin थीटा और इधर क्या हो जाएगा DE2 cos थीटा। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी आप लेंथ एलिमेंट लोगे हर एक के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को आप देख सकते हो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, थीटा दोनों का सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है R और Q पर डिपेंड करता है। थीटा तो सेम हो ही गया तो मानते हैं यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, तो यहां से भी कितनी हो गई स्मॉल r। दोनों पर चार्ज का अमाउंट क्या है सेम, तो E1 और E2 आपस में क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। अच्छा तो इसका मतलब DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यही दोनों नहीं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जितने भी छोटे छोटे DQ होंगे उन सब की वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले कुछ लिख लेते हैं। We consider a ring of radius small a, we wish to calculate the electric field intensity at a point P which is x distance from the center of ring। ये हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहे हैं ये सब ऐड हो जा रहे हैं। तो DE1 DE2 DE3 DE4 सब क्या हो जाएंगे ऐड अप हो जाएंगे। चलिए अब और करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई a, क्यों रेडियस a है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है और r की जगह आपने क्या पुट कर दिया a, तो कितना हो जाएगा 2 पाई a हो जाएगा। चलिए लिखते हैं चार्ज ऑन 2 पाई a लेंथ कितना q, तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ कितना तो Q अपॉन 2 पाई a। बचपन में जाते थे चॉकलेट खरीदने, याद है बोलते थे कि 5 रुपए में 10 चॉकलेट,
तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट? 5 की 10, तो 1 रुपए में 2 चॉकलेट। यूनिटरी मेथड है ये। ओके, तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज Q अपॉन 2 पाई A। तो चार्ज ऑन डीएल लेंथ कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन डीएल लेंथ कितना? अच्छा, डीएल लेंथ पर मान लेते हैं बहुत थोड़ा सा चार्ज है dq, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन 2 पाई A इंटू डीएल। आ गया, dq इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई A इंटू डीएल। आ गया भाई। अब हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। हम जानते हैं कि DE1, DE2, DE3, DE4 सब आपस में इक्वल होंगे। क्यों? R थीटा सबका सेम है, और जो चार्ज हम ले रहे हैं डीएल लेंथ वो हर बार सेम ले रहे हैं, तो वहां पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो भी ये डिस्टेंस होगी वहां पर dq सेम होगा। ओके, तो हम क्या लिखते हैं? DE, क्या लिखते हैं? DE कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है? r का क्या? स्क्वायर। ये आ गया DE। अब हमको पता है ये तो DE है, हमको टोटल चाहिए। क्या चाहिए? टोटल। तो हम क्या लिखेंगे? यहीं कर देते हैं E, ये लिखते हैं, ये आ गया DE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो लिख देंगे हम क्या? ये फर्स्ट इसको मान लेते हैं और लिख देंगे द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड cancel out to each other so the net electric field is only due to horizontal component, horizontal components। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से कितना? 2 पाई A। पूरा कहां पर है ये? 2 पाई A में। भाई ये dl है, dl कहां से कहां तक? 0 to 2 पाई A, 0 to 2 पाई A। और इधर क्या हो जाएगा? हर एक DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा, सबका वैल्यू सेम है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? DE cos थीटा। क्या लिख देंगे? DE cos थीटा। बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, या E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DE की वैल्यू ये रही, cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ये यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया? x, और हाइपोटेनस क्या हो गया? r। तो cos थीटा की वैल्यू x अपॉन r पुट करते हैं, और DE की वैल्यू ये रही, तो क्या आ जाएगा बाहर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर बाहर ले आइए, r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू x अपॉन r आ गया। चलिए, अब dq की वैल्यू हमारे पास है q अपॉन 2 पाई A इंटू dl, पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। ये आ गया E इज इक्वल टू r स्क्वायर r क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, बहुत इधर हो गया, चलिए पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इधर ही कर लेते हैं। देखिए E इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x अपॉन r क्यूब,
और dq की वैल्यू यहां से पुट करिए बेटा, क्या मिल जाएगा, q अपॉन 2 पाई a इंटू dl, और ये कहां है 0 से 2 पाई a तक। ठीक है, अब बाहर ले आइए q अपॉन 2 पाई a को और dl का इंटीग्रेशन कर दीजिए। E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r क्यूब इंटू q अपॉन 2 पाई a, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl, l 2 पाई a, ये हो जाएगा, पुट करिए इस पर, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r क्यूब इंटू q अपॉन 2 पाई a इंटू एल की जगह 2 पाई a माइनस 0 0 हट गया, 2 पाई a कैंसिल हो गया, क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r क्यूब q, ये आ गया। अब हम इस r क्यूब की वैल्यू जानते हैं, व्हाट इज r, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन कितना, r की जगह पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ रिंग। आया, सबको आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके आपको बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया। अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो कि E इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा कैसे हो गया, तो बेटा DE1 DE2 ये सब सेम है, हम आप चाहो तो यहाँ पर DE लिख सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो कि इसकी वजह से भी DE1 इसकी वजह से भी DE2, इसलिए मैंने यहाँ पर DE कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर कहीं दिखा सकते हो कि DE1 इज इक्वल टू DE2 इज इक्वल टू DE3, इन सब की वैल्यू सेम होगी, हम लिख देते हैं, कहीं जगह नहीं है। चलिए आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ रिंग, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपके बोर्ड में बहुत आता है, इसलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीज इसमें रटने वाली नहीं है, बस आपको याद रखना है एक रिंग है जिसमें a है, इसका रेडियस, अच्छा बहुत सी बुक्स में x की जगह पे r दिया होगा और r की जगह पे x, तो घबराना नहीं है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि ये जो r है वो उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है और ये जो x है वो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है, याद रखिए इस चीज को, बस बाकी आप सब कुछ कर लेंगे। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया DE1, इसके दो कंपोनेंट्स निकल गए, एक हो गया कहां गया DE1 cos थीटा और एक हो गया DE1 sin थीटा, फिर दूसरा आया DE2, यहां से ही इसका एक हो गया DE2 sin थीटा और इसका हो गया DE2 cos थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए DE1 और DE2 कैसे सेम हो गया, अरे बेटा बहुत आसान है, हम देखिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर और dq q अपॉन 2 पाई a इनटू dl, q कांस्टेंट 2 पाई a कांस्टेंट बचा dl और ये dl तो ये dl, तो इसीलिए DE1 इज इक्वल टू DE2, तो ये कथा यहीं खत्म होती है।